गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है निषेधाधिकार, वीटो पावर। स्टूडेंट्स, कल हम जब सुरक्षा परिषद का टॉपिक कर रहे थे तो बार बार निषेधाधिकार, वीटो पावर का हम जिक्र कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि निषेधाधिकार क्या होता है। 5 स्थायी देशों को निषेधाधिकार प्रदान किया गया है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। यदि इनमें से किसी भी एक देश किसी निर्णय के विरुद्ध हो जाता है तो वह निर्णय प्रभावी हो नहीं रहता और इसी को हम वीटो पावर कहते हैं। जब तक किसी विषय पर 5 देश सहमत नहीं होते तब तक वो निर्णय लागू नहीं होता। अगर उन 5 में से कोई भी एक देश उस निर्णय के विरुद्ध है तो निर्णय प्रभावी नहीं होता। और जब कोई देश किसी निर्णय के विरुद्ध अपना मतदान करता है तो वीटो पावर कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया का वर्णन है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होगा। कल भी हमने डिस्कस किया था कि 2 तरह के विषय होते हैं, कार्यविधि विषय होते हैं, महत्वपूर्ण विषय होते हैं। कार्यविधि विषयों में तो सुरक्षा परिषद के 15 स्थायी सदस्यों में से किन्हीं 9 सदस्यों का मत उसके पक्ष में होना अनिवार्य है। लेकिन महत्वपूर्ण विषयों में 9 सदस्यों का मत होना अनिवार्य तो है, लेकिन उनमें 5 स्थायी सदस्यों का मत होना अनिवार्य है। जब तक 5 स्थायी सदस्य किसी विषय पर अपना एक मत प्रकट नहीं करते तब तक वो विषय वहाँ कानून का रूप नहीं लेता। इसमें हम देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, किसने कब प्रयोग किया है। वैसे तो निषेधाधिकार का प्रयोग लगभग सभी स्थायी देशों द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन सोवियत संघ ने सबसे अधिक बार 116 बार तक इसमें अब तक उसने सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया है। इसलिए पाश्चात्य देशों में विशेषतः अमेरिका के लोगों का यह विचार है कि स्थायी सदस्यों ने निषेधाधिकार अपने पास इसलिए रखा है क्योंकि पूर्व सोवियत संघ ऐसा चाहता था और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके विरुद्ध था। परंतु हम निषेधाधिकार की पृष्ठभूमि का अवलोकन करें तो वास्तविकता इसके विपरीत थी। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का मत था कि अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और इंग्लैंड जैसी शक्तियां संयुक्त राष्ट्र में नहीं रहेंगी यदि बहुमत उनके मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी विकसित देश उस टाइम अमेरिका या सोवियत संघ उसके सदस्य बने थे तो वीटो पावर को लेकर ही बने थे। अगर उनसे उनकी वीटो पावर छीन ली जाती तो शायद वो यूएनओ के सदस्य नहीं बन पाते और यूएनओ जैसा संगठन खड़ा ही नहीं हो पाता। यदि उनके सुझाव पर डैम्बार्टन सम्मेलन में निषेधाधिकार की धाराओं का निर्माण हुआ था, परंतु इसका अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका और याल्टा सम्मेलन में पुनः अमेरिका राष्ट्रपति के सुझाव पर ही पूर्व सोवियत संघ के सर्वेसर्वा स्टालिन और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। निषेधाधिकार के विषय में अमेरिकी विदेश सचिव मिहेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिना निषेधाधिकार के हमारी सरकार संयुक्त राष्ट्र में एक दिन भी नहीं रहेगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि निषेधाधिकार की व्यवस्था अपनाने में संयुक्त राज्य अमेरिका का हाथ था, लेकिन इसका प्रयोग सोवियत संघ ने सबसे ज़्यादा बार किया है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर और निषेधाधिकार, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 27 की धारा 3 में किया गया। इस अनुच्छेद में स्पष्ट व्यवस्था है कि कार्यविधि के विषय संबंधी निर्णय लेने के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों का मत उस विषय के पक्ष में होना अनिवार्य है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्य कोई भी हो सकते हैं, परंतु कार्यविधि वाले विषयों के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मतों में से 5 स्थायी सदस्यों के मत होना अनिवार्य है। इससे स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत होने वाले विषय 2 भागों में बटे होते हैं। एक कार्यविधि संबंधी विषय होते हैं, एक महत्वपूर्ण संबंधी विषय होते हैं। संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि कौन सा विषय तो कार्यविधि से रिलेटेड है और कौन सा विषय महत्वपूर्ण विषयों से रिलेटेड है। इसका निर्णय सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों द्वारा ही किया जाता है कि कोई विषय कार्यविधि से संबंधित है या कोई विषय महत्वपूर्ण विधि से संबंधित है। स्थायी सदस्य ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से करते हैं। कार्यविधि से संबंधित विषयों में सुरक्षा परिषद के जो 9 स्वीकारात्मक मतों द्वारा निर्णय लिया जाता है वो विषय निम्नलिखित हैं।
इसमें है फर्स्ट, सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का निर्णय करना, अपने सहायक अंगों की स्थापना करना, सुरक्षा परिषद की कार्यवाही चलाने के नियम बनाना, सदस्यों की बैठक में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करना। कार्यविधि को छोड़कर शेष सभी विषयों को महत्वपूर्ण विषय माना गया है। इन विषयों में है साधारणतः चार्टर में संशोधन करना, महासचिव का निर्वाचन करना, किसी देश को इसकी सदस्यता दिलाना है या नहीं, शांति सुरक्षा स्थिर रखना। इन विषयों पर निर्णय स्थायी सदस्यों के अनुसमर्थन पर ही लिया जा सकता है। एक भी स्थायी सदस्य यदि किसी निर्णय का अनुसमर्थन नहीं करता है तो वह निर्णय प्रभावी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए यदि सुरक्षा परिषद अपने 15 सदस्यों में से 14 सदस्य किसी निर्णय के पक्ष में हैं तथा एक स्थायी सदस्य विरोध में मतदान करे तो वह निर्णय नहीं लिया जा सकता। वो 14 मतदान पक्ष में जो पड़े हैं वो निष्प्रभावी है। इसलिए यह उल्लेखनीय कि यदि कोई स्थायी सदस्य मतदान में भाग न ले तो उसे निषेधाधिकार नहीं कहा जा सकता। अगर किसी विषय पर 4 स्थायी देशों ने ही भाग लिया है और चारों उसके पक्ष में है, एक सदस्य देश ने उसके पक्ष में भाग ही नहीं लिया मतदान में, तो वो वीटो पावर नहीं कही जा सकती। उस निर्णय को चारों जिन्होंने पक्ष में किया उसको निर्णय को वैध मान लिया जाता था। निषेधाधिकार का व्यवहार में प्रयोग। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ने एक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1975 तक इस अधिकार का प्रयोग 139 बार किया गया। 1983 तक अकेले सोवियत संघ ने इसका प्रयोग 116 बार किया है। ऐसे भी अवसर आए हैं जब निषेधाधिकार का प्रयोग 24 घंटे में 2 या 3 बार हुआ। कब हुआ है? पूर्व सोवियत संघ ने 1971 में जब भारत पाक संघर्ष के समय 24 घंटे में 3 बार अपने इस अधिकार का प्रयोग किया था। इतना ही नहीं अपितु इसका सामूहिक प्रयोग भी किया था। 30 अक्टूबर 1974 को दक्षिणी अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित करने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करके इस प्रस्ताव को पारित होने से रोक दिया था। यह प्रथम अवसर था जब 3 महाशक्तियों ने एक साथ अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। तो निषेधाधिकार व्यवस्था की आलोचना हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की कोई अन्य व्यवस्था आलोचना का इतना अधिक शिकार न बन सकी जितना कि निषेधाधिकार की व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक विद्वानों ने इस व्यवस्था की कटु आलोचना की है। विख्यात विद्वान पामर और पार्किंस के शब्दों में, किसी भी बात ने संयुक्त राष्ट्र में जन विश्वास को कम करने में उतना योगदान नहीं दिया जितना कि सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के बारंबार प्रयोग और दुरुपयोग ने किया है। तो किन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है वो है निम्नलिखित। इसमें फर्स्ट है, यह राज्यों की समानता के सिद्धांत के विपरीत है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में राज्यों की समानता के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र समान माने जाते हैं। अतः निषेधाधिकार की व्यवस्था समानता के सिद्धांत की अवहेलना करती है, क्योंकि इसमें 5 स्थायी राज्यों को निषेधाधिकार प्राप्त हो जाता है और अन्य सदस्य राष्ट्र ऐसे अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार इसे अप्रजातंत्रीय व्यवस्था माना जा सकता है। तो निषेधाधिकार की उपयुक्त विचार के अनुकूल नहीं है, क्योंकि लघु और महाशक्तियों में अंतर पर आधारित है। इसमें वेटले ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए थे कि एक बोना उसी प्रकार एक व्यक्ति है जिस प्रकार एक लंबा चौड़ा व्यक्ति, उस प्रकार एक लघु राज्य भी प्रभुसत्ता संपन्न है जिस प्रकार एक बड़ा शक्तिशाली राज्य है। तो वीटो पावर के कारण जो है ये राज्यों के समानता के विपरीत है। इसमें बड़े शक्तिशाली जो 5 राष्ट्र थे उनको ही वीटो पावर का अधिकार दिया गया है। जो छोटे राष्ट्र थे उनको ये वीटो पावर नहीं है, इसलिए यह समानता के सिद्धांत के विपरीत है। सुरक्षा परिषद की असफलता के लिए उत्तरदायी। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थिर रखने का मुख्य दायित्व सुरक्षा परिषद पर जाता है, परंतु निषेधाधिकार की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद अपने इस दायित्व को पूरा करने में असफल रही है। जब भी सुरक्षा परिषद कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में होती है तो कोई न कोई स्थायी देश अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करके ऐसे निर्णय में बाधक बन जाता है। गत कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद ने अपने महत्वपूर्ण विवाद लाए गए, परंतु उनमें से अधिकांश का कोई समाधान न हो सका, क्योंकि इसके स्थायी सदस्यों में से किसी ने अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके उस पर निर्णय नहीं होने दिया। इसमें नेक्स्ट है, प्रादेशिक संगठनों के निर्माण का प्रोत्साहन।
निषेधाधिकार की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद में गतिरोध उत्पन्न होते रहते हैं। इन गतिरोधों के कारण विश्व में राष्ट्रों के सामूहिक व्यवस्था की विश्वसनीयता में पर्याप्त कमी आई है। उन्होंने यह अनुभव करना आरंभ कर दिया कि संकट के समय में यूएनओ की सामूहिक व्यवस्था पर आस्था रखना बेकार है। वे अनुभव करने लगे कि वीटो पावर की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद संकट के समय में उनकी कोई सहायता नहीं करेगी। अतः वे सुरक्षा के लिए अन्य साधनों की तलाश करने लग गए और उनके अनेक प्रयासों से नाटो जैसे प्रादेशिक संगठन अस्तित्व में आ गई। महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने में उत्तरदायी। वीटो पावर के कारण की आलोचना इस कारण भी की जाती है कि इस व्यवस्था ने स्थायी देशों या महाशक्तियों के क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने में सहयोग दिया। सामान्यतः यह देखा गया है कि सभी सदस्यों ने अपने अधिकार का प्रयोग अपने और अपने मित्र राष्ट्रों के हितों के संरक्षण के लिए किया है। इस प्रकार जिन राष्ट्रों के हितों में निषेधाधिकार का प्रयोग किया जाता है उन राज्यों पर उनके पक्ष में निषेधाधिकार करने वाले राष्ट्र का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मान लो कोई भारत के पक्ष में वीटो का पावर का प्रयोग करता है तो भारत के ऊपर उस देश का काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह भी कहा जाता है कि निषेधाधिकार की व्यवस्था पृष्ठपोषक राज्यों को कम और अधिक खुली राजनीति उत्पन्न करती है। इसलिए इसमें जो है वीटो पावर के कारण जो अमेरिका जैसे देश है, सोवियत संघ जैसे देश है, उनके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हुई है और यह व्यवस्था विश्व संगठन में शक्ति राजनीति को जन्म देने का कारण सिद्ध हुई है। चार्टर की एक महत्वपूर्ण त्रुटि। अनेक आलोचकों ने इस व्यवस्था को संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण त्रुटि माना है। इस व्यवस्था के कारण संयुक्त राष्ट्र का सामूहिक व्यवस्था विफल हो गई और संयुक्त राष्ट्र एक विश्वव्यापी होने के मार्ग में बाधा आई है। इस व्यवस्था के कारण संयुक्त राष्ट्र अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय न ले सका। इसलिए यह व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र की सफलता में एक बाधक सिद्ध हुई है। संयुक्त राष्ट्र निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र के स्थायी देशों को निषेधाधिकार देना कई पक्षों से अनिवार्य और उचित माना जा सकता था। एक तो संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में इन देशों की अत्यधिक भूमिका थी। दूसरा, ये देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता देश भी रहे थे। इन देशों को यह भय था कि यदि वे अपने लिए वीटो पावर की व्यवस्था नहीं करेंगे तो लघु देश संख्या में अधिक होने के कारण अपने बहुमत के बल पर किसी भी निर्णय को अपने पक्ष में कर सकते हैं। अतः उन्होंने न केवल अपने लिए निषेधाधिकार की व्यवस्था की अपितु उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा की शक्तियों का भी उल्लेख इस प्रकार किया कि इन 5 स्थायी सदस्यों की सहमति के बिना सुरक्षा परिषद कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकती। परंतु संयुक्त राष्ट्र के 68 वर्षीय इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं जिनके आधार पर स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार के औचित्य संबंधी एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों की संख्या 193 तक पहुंच चुकी है। सोवियत संघ का विघटन होने से शीत युद्ध समाप्त हो चुका है और गुटबंदी पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी पर्याप्त सीमा तक अंत हो चुका है। अनेक देश कई पक्षों से स्थायी सदस्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखें तो यह अनुभव किया जाता है कि स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार अब समाप्त कर देना चाहिए। परंतु इस अधिकार को पर्याप्त सीमा तक सीमित किया जाना आवश्यक है। ऐसे विषय निश्चित किए जाने चाहिए जिनके विषय में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार के प्रयोग करने का अधिकार हो। हमारे कहने का अभिप्राय है कि इस निषेधाधिकार का क्षेत्र इतना अधिक सीमित होना चाहिए कि लघु देशों को संयुक्त राष्ट्र केवल स्थायी सदस्यों की संस्था ही प्रतीत न अपितु विश्व के लोग यह अनुभव करें कि संयुक्त राष्ट्र विश्व के लोगों के हितों की सुरक्षा करने वाली संस्था है। थैंक यू।